आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये कह दें कि हमें असली आजादी 1947 नहीं बल्कि पिछले साल मिली थी, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वो देश का अपमान नहीं है, वो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं है। मगर अगर राहुल गांधी ये कह दें कि हम बीजेपी और आरएसएस के साथ साथ भारतीय स्टेट का मुकाबला कर रहे हैं, तो वो देश का अपमान है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, भारतीय स्टेट क्या है? भारतीय राज्य क्या है? उसका हिस्सा इनकम टैक्स है, एनआईए है, ईडी है, पुलिस है, एजेंसीज हैं। और अगर ये तमाम चीजें, ये तमाम एजेंसीज आपके खिलाफ हैं, तो क्या आप उसका मुकाबला नहीं करेंगे? अगर इनकम टैक्स कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर देता है ठीक चुनावों से पहले, तो क्या आप उसे स्वीकार कर लेंगे? अगर आपके घर में दिल्ली पुलिस घुसती है और आपको यह आरोप लगाती है कि आपके आतंकवादियों के साथ रिश्ते हैं, जबकि यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, तो क्या आप उसका मुकाबला नहीं करेंगे? आप उसको चुनौती नहीं देंगे? यानी कि ये तमाम एजेंसीज जो भारतीय स्टेट का हिस्सा हैं, वो आपके वजूद को खत्म कर देना चाहते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उससे हम स्वीकार करते रहें। और दूसरी तरफ मोहन भागवत जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें असली आजादी 1947 में नहीं मिली, पिछले साल मिली। वो हमें स्वीकार करना चाहिए, उससे चुनौती नहीं दी जाएगी। और ये वही आरएसएस है जिसने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सिंध और बंगाल में सरकार बनाई। ये वही आरएसएस है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत नहीं की। ये वही आरएसएस है जिसने 50 साल से ज्यादा वक्त तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। और जब उनके प्रमुख ये कहते हैं कि हमें असली आजादी 1947 नहीं पिछले साल मिली थी, तो इसे चुनौती भी ना दी जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जिस राहुल गांधी के बयान पर बवाल मच रहा है, दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या है। राहुल कहते हैं, यह मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि आप मानते हैं कि हम भाजपा और आरएसएस नामक राजनीतिक संगठन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं बल्कि भारतीय राज्य यानी भारतीय स्टेट से लड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या। I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस भारतीय स्टेट का हिस्सा कौन है? इस भारतीय स्टेट का हिस्सा इसकी एजेंसीज हैं जो विपक्ष को तबाह करना चाहती हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये एजेंसीज भ्रष्टाचारियों को बचने का रास्ता दें, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, उन पर कोई कार्रवाई ना की जाए, तो क्या आप इन एजेंसीज पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे? अगर बलात्कारी राम रहीम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बार बार पैरोल पर रिहा करती है, तो क्या आप इसका विरोध नहीं करेंगे? आप उस पर सवाल नहीं उठाएंगे? और अगर आप उन पर सवाल उठाएंगे तो क्या आप देशद्रोही बन जाते हैं? ये जॉर्ज सोरोस का एजेंडा कहां से बन जाता है, मैं समझना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हमें सही मायने में आजादी जो है पिछले साल मिली। मोहन भागवत के शब्दों में, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इसी दिन मिली थी। अब उनके इस बयान पर तमाम विपक्षी दल जो हैं वो हमलावर हो गए। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप मोहन भागवत का पूरा बयान सुने और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। क्योंकि
अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सबस आकार कैसे मान ले, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले, ऐसी मनस्थिति समाज की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि हिंदुओं के लिए पिछला साल बहुत अहम था। राम मंदिर बना, एक बहुत ही सुखद लम्हा था, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर सबसे बड़ी बात उसका मतलब यह नहीं कि 1947 में जो हमें आजादी मिली हम उसका अपमान करने लगे। राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है मोहन भागवत पर। उन्होंने कहा है कि हमें मोहन भागवत की बकवास सुनने की कतई जरूरत नहीं है। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. Yesterday, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, कंगना रनावत ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें असली आजादी 2014 में मिली थी। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब भाजपा के जो वैचारिक पूर्वज हैं उनसे सवाल किया जाता है, जब सावरकर के बारे में सवाल पूछा जाता है कि उन्होंने कितनी बार अंग्रेजों को माफी मांगते हुए खत लिखे, तो वो सवाल कहां से गलत हो जाते हैं बताइए। आरएसएस और उसके तमाम सहयोगी संस्थाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत नहीं की। आरएसएस ने 50 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। क्या इन तमाम चीजों के चलते उन्हें देशद्रोही कहा जाना चाहिए? पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत कर रहा था, मगर आरएसएस और मुस्लिम लीग पूरी तरह से खामोश थे। मैं समझना चाहता हूं, क्या यह देशद्रोह नहीं है? अगर उस वक्त महात्मा गांधी आरएसएस को, हिंदू महासभा को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देशद्रोही बता देते, तब क्या होता बताइए? मगर उन्होंने नहीं किया। सबसे बड़ी बात, अगर आरएसएस और हिंदू महासभा भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत नहीं कर रहे हैं तो यह उनकी सोच है। सावरकर को आप भूल गए? सावरकर ने तो यह तक कहा था कि हमें अंग्रेजी सेना का साथ देना चाहिए सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। बताइए, इनकी देशभक्ति का और क्या प्रमाण चाहिए आपको? तेजस्वी यादव ने भी मोहन भागवत से कुछ सवाल किए हैं। बकौल तेजस्वी यादव, मोहन भागवत जी ये बताएं कि देश की बहुसंख्यक दलित पिछड़ों को असल आजादी कब मिलेगी? दलित पिछड़ा वर्ग से घृणा करने वाले 100 वर्ष पुराने संगठन आरएसएस के कर्ता धर्ता बताएं कि आज तक कोई दलित पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना? महिला आरएसएस प्रमुख क्यों नहीं बनी? जातिगत जनगणना कब होगी?
दलित पिछड़ों का आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में कब बढ़ेगा? तेजस्वी कह रहे हैं कि मोहन भागवत को होश की बात करनी चाहिए। कब मिलेगी? आज अजीबोगरीब बात यह है दोस्तों कि पूरा गोदी मीडिया कल राहुल गांधी के खिलाफ लगा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, उसे अपने प्राइम टाइम में दिखा रहा था। मगर साहब मजाल है मोहन भागवत पर कोई सवाल किया जाए। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों। राहुल गांधी अगर भारतीय स्टेट की बात कर रहे हैं तो भारतीय स्टेट ने बार बार इस बात का परिचय दिया है कि उसकी एजेंसीज ने विपक्ष को खत्म करने का पूरा प्रयास किया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई भी भ्रष्टाचारी जब भाजपा की गोद में जाकर बैठ जाता है तो उनके खिलाफ तमाम केसेस खत्म हो जाते हैं? जिन भी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जैसे ही वो भाजपा की गोद में बैठते हैं उनके तमाम केसेस खत्म हो जाते हैं। इन चेहरों से आपका परिचय है कि नहीं? अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, नारायण राणे, शुवेंदु अधिकारी, बताइए, हेमंत बिश्व शर्मा, सब पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। मगर जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुए या उनके गठबंधन में शामिल हुए, तमाम केसेस जो है रफू चक्कर हो गए। यहां पर साफ तौर पर भारतीय स्टेट यानी इन एजेंसीज का पक्षपात दिख रहा है। राहुल गांधी इन मुद्दों पर भी सवाल ना उठाएं। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों। आज राहुल गांधी कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो सत्ता में हैं उनमें से कई लोग तिरंगे को सलाम नहीं करते हैं, गोडसे की भक्ति करते हैं। क्या उन पर सवाल भी ना किया जाए? राहुल गांधी की नाराजगी इन शब्दों के जरिए सामने उभर कर आती है। बकौल राहुल गांधी आपके स्क्रीन पर, जो लोग आज सत्ता में हैं वो तिरंगे को सलाम नहीं करते, राष्ट्रीय ध्वज को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते और भारत के बारे में उनका दृष्टिकोण हमसे बिल्कुल अलग है। वे चाहते हैं कि भारत को एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा चलाया जाए, छिपा हुआ गुप्त समाज। वे चाहते हैं कि भारत एक आदमी द्वारा चलाया जाए और वे इस देश की आवाज को कुचलना चाहते हैं। ये उनका एजेंडा है और मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। एकमात्र पार्टी जो उन्हें रोक सकती है वो कांग्रेस है। इसका कारण यह है कि हम एक विचारधारा वाली पार्टी हैं और हमारी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा की तरह हजारों साल पुरानी है और ये लड़ती रही है। राहुल गांधी राजनीतिक पारे को लगातार बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि भाजपा उग्र हो रही है। भाजपा उस एक शब्द को पकड़कर बैठी है कि राहुल गांधी देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि भारतीय राज्य यानी इंडियन स्टेट और भारत में जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय स्टेट में शामिल हैं इनकी तमाम एजेंसीज और जब ये एजेंसीज ज्यादती करती हैं तो आपको सवाल करने का अधिकार है। यह संविधान के अंदर लिखा हुआ है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने यह सवाल उठाए हैं। उन्होंने बाकायदा संविधान के आर्टिकल 12 का जिक्र किया है जिसमें स्टेट यानी भारतीय राज्य की परिभाषा है। यहां पर सुप्रिया सुनेत कहती हैं, मूर्ख भाजपाइयों, जरा सा गूगल कर लेते तो देश और स्टेट में अंतर पता चल जाता। स्टेट तुम्हारी निकम्मी सरकार है, तुम्हारी निरंकुश एजेंसीज हैं जो संघियों से भर चुकी हैं और 100% हमारी लड़ाई इनसे है जो हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे और जीतेंगे। यहां पर सुप्रिया सुनेत ने बाकायदा आर्टिकल 12 का जिक्र किया है जिसमें लिखा गया है, व्हाट डज स्टेट इंक्लूड, यानी स्टेट में क्या क्या शामिल है। इसमें लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट, द गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, local authorities like municipalities, district boards, panchayats and mining settlement boards. अगर इनमें से कई एजेंसीज आपके खिलाफ काम कर रही हैं तो आप क्या कीजिएगा बताइए ना। मैं आपको दूर लेकर नहीं चलना चाहता हूं दोस्तों। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ये लाखों रुपए अपने घर से बांट रहे थे महिलाओं को। क्या कोई एजेंसी इनके घर में पहुंची? क्या इन पर कोई कार्रवाई हुई? क्या इन पर दबिश हुई? अगर यही काम कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का कोई नेता कर रहा होता तो उन्हें जेल में डाल दिया गया होता। विपक्ष के नेताओं को भारतीय स्टेट की ये तमाम एजेंसीज जेल में डाल देती हैं। इस वक्त कई विद्यार्थी, कई स्टूडेंट एक्टिविस्ट 4-4, 5-5 साल से जेल में बंद हैं आतंकवाद की धाराओं में। अगर आप सवाल करते हैं
तो आपके घर पुलिस पहुंच जाती है, आपके परिवार के सामने आपके बारे में कहा जाता है कि आपके आतंकवादियों से रिश्ते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या भारतीय स्टेट के इन एजेंसीज का विरोध भी ना किया जाए? यानी कि भाजपा यह मानती है कि ये तमाम एजेंसीज हमें कुचलते रहें और हम कहें आओ हमारे कंधे पर सवार हो जाओ और हमें कुचलते रहो। भाजपा की यह सोच है। और दूसरी तरफ मोहन भागवत ने इतनी बड़ी बात कह दी, मगर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, कोई डिबेट तक नहीं कर रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस मोहन भागवत को एक बीमार आदमी बता रही है। सुनिए पवन खेरा क्या कह रहे हैं। साथियों, अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़े लगभग 7.5 दशकों से ऊपर हो चुका है, लेकिन एक मुखबिरों का गिरोह, एक गैंग अंग्रेजों ने बनाया था 100 साल पहले। 100 साल इसी साल उनको पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये तब से अब तक सिर्फ और सिर्फ मुखबिरी करता रहा, देश को कमजोर करता रहा। देश को स्वतंत्र करने का जो युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, उसको कमजोर करता रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त तो इन्होंने चिट्ठी लिख दी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को कि कैसे इस आंदोलन को कमजोर किया जाए, कैसे इसको सैबोटाज किया जाए। ये इनकी असलियत है। और अब एक बीमार आदमी, पूरी तरह से बीमार आदमी मोहन भागवत कहता है कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली। ये शब्द भले मोहन भागवत के होंगे, ये पीड़ा, ये दर्द गुरु गोलवालकर का है। गुरु ये मानते हैं उसको, हम नहीं। गुरु गोलवालकर वो आदमी है जो 1947 तक अंग्रेजों की जी हुजूरी करता रहा, और उसको दर्द इसी बात का था, ये कैसा संविधान आ गया जो दलितों को आरक्षण देता है, जो आदिवासियों के लिए आरक्षण की बात करता है। ये कैसा संविधान? उसको दर्द इस बात का था, ये तिरंगा कैसे आ गया। और वो दर्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आज तक है। इसी सदी की शुरुआत में 26 जनवरी 2001 को राष्ट्र प्रेमी युवा दल के 3 सक्रिय सदस्य नौजवान लोग घुस गए रेशम बाग में, नागपुर में, और फहरा दिया उन्होंने तिरंगा। उनको जेल करवाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। नागपुर की अदालत में बड़ा लंबा चला यह केस, फिर अदालत से वो बरी हुए। दिलीप चत्तानी, बाबा मेंढे और उनके साथी ये अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। इनकी नफरत जो इनके अंदर भरी हुई है कांग्रेस पार्टी के प्रति, महात्मा गांधी के प्रति, सरदार पटेल के प्रति, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति, सुभाष चंद्र बोस के प्रति, वो नफरत बार बार अलग अलग शब्दों से दिखाई देती। आप कांग्रेस से नफरत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ लेंगे आपसे, हम आपको सिखा भी देंगे। लेकिन आपकी ये नफरत जो कांग्रेस के खिलाफ है, ये अब देशद्रोह का रूप ले रही है। तभी मैं आपको बीमार कहता हूं मोहन भागवत जी, यू आर अ सिक मैन। और इस बीमारी का इलाज ये देश जानता है कैसे करना है। आपकी औकात में अगर आप खुद नहीं रहेंगे तो ये देश आपको आपकी औकात याद दिला देगा। भूलिएगा नहीं। हो सकता है हमसे कोई चूक हुई होगी कि आपको सही वक्त पे आपकी औकात नहीं दिखाई, लेकिन इस देश से कभी चूक नहीं होती। इलाज कराइए, आप बीमार हैं मोहन भागवत जी। जाते जाते भारतीय जनता पार्टी कुछ सवालों का जवाब दे दे जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे। ये सवाल दोबारा पूछा जाना बहुत जरूरी है। साल 2001-2002 में 3 लोग आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे थे, नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय, और इस मुख्यालय में उन्होंने तिरंगा फहराने की कोशिश की थी। आरएसएस ने इन तीनों पर मुकदमा कर दिया था। क्या तिरंगा फहराना गुनाह है? और अगर आरएसएस ने ऐसा किया तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसे सही ठहराती है? आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था, एक अरसे तक उन्होंने अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का जवाब दें कि क्या यह देशद्रोह है, क्या यह देश का अपमान है? इसके अलावा याद कीजिएगा, जब संविधान बना था तब आरएसएस और हिंदू महासभा के कई नेता यह कह रहे थे कि इस संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है।
भारतीय संस्कृति का कुछ भी नहीं है, यानी कि आंबेडकर साहब का अपमान, बाबा साहब आंबेडकर का अपमान। तो जिन लोगों ने संविधान का विरोध किया, क्या उन्हें अराजक बता दिया जाए? क्या उन्हें भारतीय स्टेट का विरोधी बता दिया जाए, भारत का विरोधी बता दिया जाए? क्योंकि इस संविधान में इस देश के वंचितों, दलितों, पिछड़ों के लिए न्याय का प्रावधान है। इसलिए संविधान बेशकीमती है, इसलिए हम संविधान की कसम खाकर शपथ ग्रहण लेते हैं। तो जो लोग संविधान का विरोध कर रहे थे, क्या वो देशद्रोही हैं? ये सवाल हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कारियों का साथ देते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलात्कारियों के साथ मंच पर दिखाई देते हैं, चाहे प्रज्वल रवन्ना हो या आसाराम हो, तो क्या कहा जाए बताइए? वो लोग जिन्हें भारतीय स्टेट ने सजा दी है, और वो भी सबूतों के साथ, आरोप नहीं, सजा, और आप उनके साथ दिखाई देते हैं, आप उनका समर्थन करते हैं, आप उन्हें बार बार पैरोल पर रिहा करते हैं। यानी कि भाजपा भी कहीं ना कहीं भारतीय स्टेट, उसके एजेंसीज के खिलाफ काम कर रही है। सबसे बड़ी बात, इन्हें अदालतों ने साक्ष्यों के आधार पर सजा दी, मगर फिर भी भाजपा इन्हें लगातार समर्थन देती है। तो जो अपराधी है, जो बलात्कारी है, उसे जब आप समर्थन देते हैं, तो आप देश की जो मूल भावना है उसका अपमान नहीं कर रहे। यह अहम सवाल है जिससे भाजपा नहीं बच सकती। राहुल गांधी को देशद्रोही बताने से आप अपना दामन साफ नहीं कर सकते, आप खुद को पाक साफ साबित नहीं कर सकते। मेरे इन सवालों पर गौर कीजिएगा। देशद्रोही कौन है? वो जो ये कहता है कि हमें 1947 में आजादी मिली ही नहीं थी, या वो जो ये कहता है कि जो एजेंसीज हम पर निशाना साध रही हैं वो हमारे खिलाफ हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।